गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित चल रही है और अभी हम वैद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है उन फॉर्मूलों को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं कहूंगा कि वैद्युत क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही वाला है। तो आज हमारा टॉपिक है कि एक सर्कुलर लूप हमारे पास है। इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि ये पूरी जो लूप है वो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। राइट। अब हमें इस सर्कुलर लूप के कारण इसके अक्ष पर स्थित, अब अक्ष कहां होगा, देखिए लूप है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सर्कुलर लूप है ये एक बेंगल टाइप है, यानी कि जो चूड़ी पहनी जाती है ना हाथ में, उसी को आप ध्यान में रखिए। राइट। तो जो चूड़ी होती है उसको हम रेखीय मानेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब चूड़ी हमने पहनी है तो वो रेखीय मानी जाएगी उसकी लंबाई में, क्योंकि जो आवेश का वितरण हुआ है वो उसकी लंबाई में हुआ है। यहाँ पे आप इस तरीके समझ सकते हैं, मैंने कहा कि जो एक चूड़ियां जो लड़कियां पहनती हैं, चूड़ी, वो चूड़ी या कोई भी गोल चीज जो हम हाथ में पहनते हैं या कोई भी इस तरीके की चीजें हैं, उनमें जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ लगा होता है भाई, उसकी साइड में ही लगा होता है, यानी कि जो बाउंड्री होती है, ये जो शेप है उसी शेप में लगा होता है, अंदर तो नहीं लगा होता है। तो यहां पे भी आपको यही समझना है कि ये एक सर्कुलर लूप है, तो इसमें जो आवेश है वो आवेश एक रेखीय रूप में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आवेश किस तरीके का है वो आपको समझ में आना चाहिए। कोई इसको वृत्त के रूप में ना समझ ले, क्योंकि वृत्त अगर आप समझेंगे तो फिर जो आवेश होगा वो आवेश कहां होगा, उसके क्षेत्रफल में होगा। ये वृत्तीय रूप में कब समझना है, जब मैं कहूंगा एक डिस्क है, डिस्क में पूरा मास जो होता है वो अंदर भी होता है। इस वाले पोर्शन में डिस्क और खोखले यानी कि जो चूड़ी है उसमें अंतर है। राइट। तो जब हम डिस्क की बात करेंगे तब कहां होगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण होगा, लेकिन यहां पे जो आवेश का वितरण है वो रेखीय रूप में है। पहली चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा जो पॉइंट आपको समझना है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इसका अक्ष होगा, ये मैंने अक्ष बना दिया, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में है। उस अक्ष के किसी बिंदु, यहां पे कोई बिंदु P ले लेते हैं, इस P बिंदु पर हमें क्या फाइंड करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, लेकिन आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझनी होगी, फिर आपको आसान लगेगा। राइट। अभी तक मैंने जो दो तीन चीजें आपको समझाई वो समझ में आ गई होंगी। सेंटर है, सेंटर से जो लाइन जाती है जिसको हम अक्ष कह रहे हैं, उस अक्ष के बिंदु P पर, और वो P बिंदु कहां से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लीजिए क्या है, x है। दूसरी जो दूरी आपको माननी है वो माननी है इसकी रेडियस, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेडियस है, मान लीजिए रेडियस कितनी है, a है। अच्छे समझ में आ गया। जो सर्कुलर लूप दिया है उसकी त्रिज्या a है। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो अक्ष यानी कि उसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। एक और बात जो सबसे पहले समझाई मैंने, यहां पे जो आवेश का वितरण हुआ है वो कैसा है, रेखीय आवेश वितरण है। अब ध्यान से समझना है आपको। राइट। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा पोर्शन यहां पे लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक। अब छोटा तो नहीं दिखा रहा, हम इसको काफी बड़ा दिखा रहे हैं। मान लीजिए A है, ये B है, और जहां पे टच कर रहा है ये क्या है, C है। एक पोर्शन लिया मैंने, कितनी लंबाई का पोर्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे AB की जो लंबाई है वो DL है। कितनी है, DL है। अब यहां पे सबसे पहले हमें चाहिए रेखीय आवेश घनत्व। हम चाहें तो पहले ही कह दे कि माना इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, या हमें आवेश घनत्व पता नहीं है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये एक लाइन है, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ये टूट जाएगी ना, एक लाइन होगी ये, यहां से लेकर यहां तक मैंने पकड़ा ये वाला हिस्सा और ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये टूट गया, तो यहां से लेकर यहां तक एक लंबाई मिलेगी। अब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी होती है, बिल्कुल वृत्त की
परिधि होती है, तो आपको ध्यान में रखना जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई ए हो जाएगी। आपने हमेशा फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 पाई आर, आर माने त्रिज्या, तो यहां पे मैंने त्रिज्या कितनी ली है ए। ये जो परिधि है यही इसकी लंबाई होती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है 2 पाई ए है। अच्छे समझ लीजिए, यहां भी समझा रहा हूं यहां भी समझा रहा हूं। ये टोटल लंबाई हो गई। मान लीजिए इस टोटल लंबाई का जो आवेश है यहां से लेकर यहां तक जो आवेश है जो मैंने दिखाया हुआ है ये क्यू है। कितना है? क्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा क्या होता है? क्यू अपॉन एल होता है। यहां पर क्यू का मान क्यू है, एल का मान क्या है? 2 पाई ए है। ये देखिए इस तरीके से कड़ियां जोड़नी होती, बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो। हम जानते थे कि रेखीय आवेश घनत्व का मान कुल आवेश बटे लंबाई होती है, इसीलिए उसको कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों का मान, राइट। तो हमने वही किया, क्यू अपॉन एल किया, लेकिन यहां पे एल क्या है? एल है 2 पाई ए। समझ में आ गया होगा। तो हमें यहां पे लेमडा मिल चुका है। अब जो ये ए बी पोर्शन है, ये ए बी पोर्शन जिसकी लंबाई मैंने डी एल लिखी है, इसका आवेश कितना होगा? तो मान लीजिए इसका आवेश डी क्यू है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा डी एल होता है। लेमडा का मान कितना है यहाँ पे? क्यू अपॉन 2 पाई ए और क्या आ जाएगा? डी एल। देखिए कितने आसानी के साथ हमें यहां पे जो आवेश है वो मिल चुका है। अब कुछ देर के लिए आप इस सर्कुलर लूप को भूल जाइए। अभी तक मैंने जितना आपको समझाया वो अपने दिमाग में रखिए, और अब आपको क्या करना है? सर्कुलर लूप को भूल जाना है। फिर एक फिगर बनाता हूं। आप सर्कुलर लूप को भूल जाइए। यहां पे एक डी क्यू चार्ज है, इसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं, राइट, इस पोर्शन का, और यहां से लेकर एक बिंदु पी है। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर है। फिलहाल ये समझा रहा हूं आपको। समझ में आया मैंने क्या कहा? अभी तक मैंने कहा आपको जितनी चीजें बताई वो आपको अपने दिमाग में रखनी, यानी कि लेमडा का मान कहां से आया, कैसे आया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये ए बी पोर्शन है, उस ए बी पोर्शन का जो चार्ज है वो मैंने डी क्यू ले लिया, राइट। उस डी क्यू को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके का फिगर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। डी क्यू से आर दूरी पर बिंदु क्या है? पी है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस यहां भी बना देते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दी है। ये कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है, राइट। यहां तक मिला देते इसको, ये है आर डिस्टेंस। यहां भी मैं इसकी फिगर बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप कुछ देर के लिए किसको भूल जाइए? इस सर्कुलर लूप को भूल जाइए, राइट। अब फॉर्मूला क्या होता है? इसके कारण यहां पे कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? तो भाई फॉर्मूला होता है डी ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, राइट, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो समझा है आपको, हाँ या ना? यही तो पढ़ाया है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर है, ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। किस में लिखा है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। आगे धीरे धीरे स्टेप हम टफ करेंगे, इसके सारी चीजें इसमें निकालेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। इसका एक रिलेशन है इस तरीके का, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ए, ये वाली दूरी है एक्स, और यहां पे होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो ये हो गया कर्ण, यानी कि जो आर है वो कर्ण है, तो जो आर का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए पाइथागोरस थ्योरम है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आर स्क्वायर है उसका मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी इस फिगर में आप देखेंगे ये एक्स है, ये ए है और ये आर है, तो ये वैल्यू भी आपको पता लग चुकी। यानी एक स्टेप और समझ में आया। डीई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई डी क्यू। अब डी क्यू का मान क्या है? डी क्यू का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रख दीजिए वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल। ये है डी क्यू का मान, ध्यान से देखिए। और आर का मान क्या है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर का मान ये है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको करना क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। आप बोलेंगे डायरेक्शन की क्या जरूरत है? भाई सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप में जो ये पोर्शन है, ऐसे कितने पोर्शन होंगे? बोलने का मतलब जो हमने ये डीएल लंबाई इस वृत्तीय लूप पे ली है, ऐसी कितनी लंबाइयां होंगी? तो आप सामने पे होते तो आंसर करते, सामने पे तो हो नहीं। तो इसमें ऐसे कितने टुकड़े होंगे? अनंत होंगे, इन्फिनिटिव नंबर में ऐसे छोटे छोटे पीस होंगे। लेकिन हम ध्यान देंगे कि एक ऐसा टुकड़ा होगा जो जस्ट इसके बिल्कुल यहां अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट। यहां होगा इसका ए डैश, यहां होगा बी डैश और यहां क्या होगा? सी डैश। इसका अर्थ यह हुआ
कि इस सर्कुलर लूप पे हम जितने भी छोटे छोटे पोर्शन लेंगे यानी छोटी छोटी लंबाइयां लेंगे, उन सब का एक एक क्या होगा, एंटी भी होगा, उल्टा भी होगा। इसका अर्थ समझ लीजिए, जैसे ये यहां है तो इसका यहां हो गया, अगर यहां पे होगा तो यहां होगा, यहां होगा तो यहां होगा, यहां होगा तो यहां होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात, क्योंकि वो सर्कुलर लूप है और उनका प्रत्येक का एक अपोजिट क्या होगा, उतना ही पोर्शन भी होगा। अरे होता है ना, कभी किसी वृत्त में बैठ जाइए, जब आप वृत्त में लाइन लगा के बैठेंगे तो आपके सामने हमेशा एक स्टूडेंट बैठा होगा, दूसरा देखेंगे उसके सामने भी एक स्टूडेंट बैठा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक जो हमने छोटी सी लंबाई ली है, इस लंबाई के अपोजिट भी एक लंबाई होगी। अब आप बोलेंगे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। फिगर कंप्लीट करते हैं। इस पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, वो बाहर की ओर होगा। एक एक स्टेप अच्छे समझिए, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसके आधार पे इतना मैंने निकाल लिया वैल्यू, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, यहाँ पे देखिए QDL आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन में गलती हुई है, नहीं ठीक है, QE है, ये Q/λ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, Q/2πa है। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि दिमाग में हमेशा बैठा होता है ना कि λ/dl आना है। तो वैसे ही मेरे भी आया कि यहाँ पे QDL आ गया, तो मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, लेकिन ये सही है। यहाँ पे Q आएगा, DL हो गया, और ये अपॉन में लिख दीजिए 2πa, और इसको ब्रैकेट में लिख दिए x² a², और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको छोड़ दीजिए। राइट, आगे बढ़े इस चीज पे। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे जो DE है इसके फैक्टर कीजिए, घटक करने हैं। इसका एक घटक हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में, जो मिलेगा DE cos थीटा, और दूसरा फैक्टर यहां मिलेगा जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं या वर्टिकल कहेंगे, तो ये मिलेगा DE sin थीटा। ध्यान से समझिए, पहले भी आपको बताया घटक करने आपको आने चाहिए। कोई भी सदिश है, उस सदिश की जो बेस लाइन है यानी कि जो आधार लाइन है वो ये वाली है, x वाली, उसके साथ कितने डिग्री का कोण है, थीटा का कोण है, तो ये 36 घटक होगा, यानी कि cos थीटा के रूप में आता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले बताए हैं, यहाँ पे मैं सिंपली इसको समझा दे रहा हूं। तो ये होगा DE cos थीटा और ये होगा DE sin थीटा। समझ में आ गया। अब मैंने जिस पोर्शन की बात की थी, इस पोर्शन की, यहां से मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। इस पोर्शन के कारण जो क्षेत्र आएगा वो कहां आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ध्यान दीजिए, इसके कारण कहां है, नीचे है। तो जब मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, चलो दिखा दे इस तरीके से, तो ये क्षेत्र कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा। राइट, फिर इसके भी क्या करेंगे हम, यहां भी ये थीटा कोण बनाएगा, यहां भी थीटा, इसके जब फैक्टर करेंगे तो DE cos थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इसका एक फैक्टर कहां आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, DE sin थीटा। वैल्यू बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है, ये दूरी भी कितनी रहेगी, r रहेगी। यहां पे हम सेम पोर्शन ले रहे हैं, उतनी ही लंबाई ले रहे हैं, तो उतना ही आवेश होगा, तो मान बराबर होंगे। अब यहां पे देखिए, जो DE sin थीटा ऊपर को आ रहा है, DE sin थीटा नीचे को आ रहा है, ये दोनों बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक टीचर का क्या रोल होता है पढ़ाई में, वो यही होता है, यही चीज आपको समझानी होती है कि भाई ये कैंसिल क्यों हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं छोटे छोटे स्टेप करके आपको बता रहा हूं। मैंने कहा एक पोर्शन यहां है, इसके कारण ये है, इसके हमने फैक्टर किए। दूसरा पोर्शन यहां होगा, इसके भी फैक्टर करेंगे, इसके 2 फैक्टर आएंगे। DE cos थीटा उसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में, लेकिन DE sin थीटा ऊपर को आएगा और इसका कहां है, नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास यहां पर जो फैक्टर बच रहा है वो केवल DE cos थीटा बच रहा है। अब आप कहेंगे अच्छा है, ये तो 2 के कारण है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरी लाइन पर आप जितने भी छोटे छोटे पोर्शन मानेंगे, उन सब के कारण यही सब कुछ होगा, यानी कि DE cos थीटा सबका जुड़ जाएगा, लेकिन DE sin थीटा सबके कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ये हमने केवल 2 ही घटकों की बात की। मैंने कहा कितने घटक होंगे, अनंत होंगे। उन अनंत घटकों के DE cos थीटा तो सब जुड़ जाएंगे, DE cos थीटा, DE cos थीटा, ये सब जुड़ेंगे, लेकिन DE sin थीटा प्रत्येक के अपोजिट के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के अब यहां पर जो हमारा
वैद्युत क्षेत्र हो रहा है P बिंदु पर, वो क्या हो रहा है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एट P, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है DE cos थीटा, ये हो रहा है भाई। DE हमने निकाला हुआ है, साथ में उसमें cos थीटा भी आ रहा है। DE हम निकाल चुके हैं, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, लेकिन साथ में cos थीटा भी आ गया। तो भाई cos थीटा का मान याद कर लेते हैं इस वाले ट्राइंगल से। कौन सा ट्राइंगल है, POC। इस ट्राइंगल से cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, x है, x अपॉन, और कर्ण क्या है, r है, तो यहां पे r आएगा। अब ध्यान दीजिए केवल r आ रहा है, तो x अपॉन इसको आप लिखेंगे x स्क्वायर a स्क्वायर और 1/2 लिख देंगे, यानी कि 1/2 किसके लिए लिखा जाता है, अंडर रूट के लिए लिखा जाता है। तो cos थीटा आपको मिल गया है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी पहले टॉपिक आ चुके हैं। जब भी किसी चीज का अंडर रूट लिखा हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, तो इसका अर्थ होता है पावर 1/2। तो यहां पे मैंने क्या किया, r का मान ये था और अंडर रूट में लिखना है तो 1/2 कर दिया। सब समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q dl 2πa। ध्यान दीजिए x स्क्वायर a स्क्वायर, ये तो था ही था, इनटू ये cos थीटा, ये इसका मान क्या है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 1/2। तो ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो सारे स्टेप अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहां तक अगर आपके समझ में आ गया है, आप इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व करूंगा। इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, राइट। ये केवल अभी तक उस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण, छोटी जो लंबाई ली है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र है। हमें पूरे के कारण यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, कितनी है वो लंबाई, 2πa है, यानी कि हमें पूरे वृत्ताकार जो परिधि है या पूरी वृत्ताकार जो लंबाई है उसके कारण P बिंदु पर क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। हम इसको समाकलन करेंगे, यानी कि लिखेंगे समाकलन करने पर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते इसको। तो यहां पे समीकरण 2 का समाकलन करने पर, राइट। तो जब इसका समाकलन किया जाएगा तो ये तो बन जाएगा E, ध्यान दीजिए 1/4πε0, ये बाहर आ जाएगा। चलो एक बार पूरा ही दिखा देता हूं, ये आप समाकलन कर रहे हैं, और यहां पे हो जाएगा Q dl, ध्यान से देखिए x भी आ जाएगा, 2πa होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, राइट। तो घातें जुड़ती हैं तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, इसलिए यहां पे कितना आ गया, 3/2 आ गया। छोटे बच्चों की तरह ये बताया जा रहा है, 12th लेवल पे जिनकी फिजिक्स होगी उनको शायद इतने छोटे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो जरूर आपको इस पे काम करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए 1/4πε0, ये बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा, समाकलन से उसका कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे जो x है वो भी बाहर आ जाएगा, ये x है, 2πa भी समाकलन से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, ये सब बाहर आ जाएंगे, केवल यहाँ पे अंदर रहेगा dl। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि यार कह रहे हैं कि ये सारे समाकलन से बाहर और ये केवल अंदर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम समाकलन करते हैं तो हम समाकलन कर किसका रहे हैं, हम समाकलन कर रहे हैं लंबाई का। हम योगफल किसका कर रहे हैं, लंबाई। जो हमने छोटी सी लंबाई ली है अब हम उसकी पूरी लंबाई ले रहे हैं, तो बाकी चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, स्थिरांक हो जाएंगी। इसलिए उन सब का समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम बाहर ले लेते हैं, राइट। अब यहां पे जो ये वैल्यू है, टोटल समाकलन हो रहा है, यानी कि कुल समाकलन हो रहा है किसका, लंबाई का, और कुल लंबाई कितनी है, इसलिए मैंने ये वैल्यू अभी तक मिटाई नहीं है, 2πa है। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला होगा E = 1/4πε0, ध्यान दीजिए QX 2πa x स्क्वायर a स्क्वायर 3/2, ये तो था ही था, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πa। ध्यान से देखिए जो ये
समाकलन dl है, टोटल समाकलन ऑफ dl, वो कितना हो जाएगा 2 पाई a। 2 पाई a ये भी है और 2 पाई a ये भी है, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत है तो यहां साफ कर लेते हैं। तो अब हमारे पे फॉर्मूला क्या बच रहा है, E इज इक्वल्स टू बच रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, राइट। QX बच रहा है, अपॉन में क्या बच रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 3/2 बच रहा है। इसके अलावा 2 पाई a और 2 पाई a क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो फाइनली ये आपका आंसर हो गया, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो छोटी छोटी कड़ियां जोड़ के हमने ये रिजल्ट फाइंड किया। बहुत इजी रिजल्ट है, आपको लग रहा होगा कितना कुछ हमने कर लिया, कुछ नहीं किया है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है, और जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए मैंने छोटे छोटे फिगर भी बनाए बीच में, कि ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो वो कड़ियां जोड़ जोड़ के आपने ये रिजल्ट तैयार कर लिया है। ओके, जब रिजल्ट हमें मिल जाता है तो उस रिजल्ट को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है, उसकी कुछ कंडीशंस भी हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन है इफ x इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले स्टूडेंट को यह भी समझ में आना चाहिए कि जब हम कंडीशन दे देते हैं उसका अर्थ क्या होता है। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का अर्थ हुआ कि जो x का मान है वो शून्य है। तो भाई जब x का मान शून्य है तो ये बिंदु कहां पे होगा, P बिंदु, यहां सेंटर पे तो होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, x इक्वल्स टू 0, x का मान 0 है। अगर x का मान 0 है तो x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो P बिंदु फिर यहां कहां से गया, P बिंदु कहां पे शिफ्ट हो जाएगा आपका सेंटर पे, जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे होगा P बिंदु इस कंडीशन में, राइट। यानी इसको मैं कह सकता हूं एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, आप लिख लेना इसको। तो क्या कंडीशन होगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q इंटू 0 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, और ये 0 से मल्टीपल हो गया तो पूरा ही रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक सर्कुलर लूप है, उसमें एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है और उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। शिल्डिंग इफेक्ट भी से हम कह सकते हैं कि यदि कोई खोखला गोला या इस तरीके की चीजें हम लेते हैं और उसके बीच में कोई भी अन्य आवेश रख देते हैं कुछ, तो उसमें कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है। तो इस पे आगे बात करेंगे, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, या अर्थिंग का क्या अर्थ होता है, या आप अगर अपनी कार में बैठे हुए हैं और ऊपर से जो है बिजली चमकती है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो वो यही है, क्योंकि जो खोखली चीज है उसके अंदर जो बंद होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये प्रूफ हो गया E इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरी कंडीशन लेते हैं, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो x का मान है वो बहुत ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, आप रट्टा मार के भी इनको पढ़ सकते हैं और समझ के भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है समझने में और रट्टा मारने में। रट्टा मार के आपको सब कुछ आ सकता है, लेकिन समझदारी के साथ अगर आता होगा तो आप उसको अप्लाइड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इसका अर्थ ये हुआ, मैं छोटा बना दिया, ये लूप जो है वो इतना छोटा है और x यहां है, ये बना दिया मैंने इसका फिगर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो a है वो बहुत छोटी लंबाई है, त्रिज्या, और x बहुत ज्यादा है। तो आप इस केस में देखिए ना, ये क्या बन गया, एक बिंदु आवेश टाइप बन गया। कैसा बन गया, बिंदु आवेश। क्यों, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, यदि हम अंतरिक्ष से इसको देखें तो एक बिंदु भी नहीं है, बिंदु से भी छोटा है। सेम ऐसे यहां पे है कि जो सर्कुलर लूप है, यदि उससे हम बहुत ज्यादा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं तो वो एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, बिंदु आवेश की भांति। तब क्या होगा, तब सीधे फॉर्मूला होना चाहिए, अगर r दूरी पर ये है, नहीं x दूरी पर है, तो सीधे फॉर्मूला होना चाहिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q ओवर x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आना चाहिए। अभी मैंने रफली किया है, बिंदु आवेश के लिए क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, राइट। सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट qx अपॉन, हम a को छोड़ देते हैं इस केस में, तो देखिए x स्क्वायर इंटू 3/2। ध्यान से देखिए, 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू बचा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, राइट। फाइनली आपके पास आंसर बच रहा है 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वही फॉर्मूला है। देखिए ये मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल किया था बिंदु आवेश के लिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई बिंदु आवेश है, उससे एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है, तो कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये होगा। और देखिए इस फॉर्मूले में हमने जब वैल्यू पुट की तो वही रिजल्ट आ गया है। तो अच्छा है ना, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बना है वो भी सही है और जो एक्सप्लेन हम करते हैं वो भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है वो मजबूत है, कड़ियां जोड़नी आपको आती हैं, तो कोई भी टॉपिक आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और जो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ये x = 0 लिखा, उसका मीनिंग क्या हुआ, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a लिखा, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी आपने सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि किसी सर्कुलर लूप के कारण उसके केंद्र पर, उसके अक्ष के किसी बिंदु पर और बहुत ज्यादा दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, वो तीनों के तीन टॉपिक आपको इस टॉपिक से समझने में आगे होंगे। थैंक यू।